हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि RUHS यूनिवर्सिटी ने अपना एक टाइम शेड्यूल जारी किया है और उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्ज़ामिनेशंस है वो अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में होना बताई जा रही है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल जयपुर नर्सिंग क्लासेज पर एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़, पेपर पैटर्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MCQ और भी बहुत से जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो डालना शुरू कर दिया है। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेप्टिक अल्सर। MSN के जो अपन टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर अपन बात करेंगे पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कोज क्या है, और अगर पेप्टिक अल्सर होता है तो उसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन और मैनेजमेंट अपन किस प्रकार कर सकते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो पेप्टिक अल्सर होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ब्रेकडाउन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, यानी कि जो स्टोमक अपना पार्ट होता है, जो गैस्ट्रिक जो GIT सिस्टम का स्टोमक जो पार्ट होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है। अब जो स्टोमक होता है वो लाइंस में डिवाइडेड रहता है, मतलब जो वेरियस टाइप की जो लाइंस होती है उनके अंदर डिवाइडेड रहता है। तो पेप्टिक अल्सर होता है क्या है कि जो इनर लाइन, जो इनर मोस्ट लाइन होती है पेप्टिक अल्सर की, जो स्टोमक की, उसके अंदर अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो पेप्टिक अल्सर को शो करता है, या जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है जो देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या है, इट में अकर अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टोमक के अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर भी जो है पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे ए सोर और इरोजन फॉर्मेशन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, यानी कि एक सोर यानी एक अपन बोल सकते हैं, एक होल बोल सकते हैं। इसके अलावा एक इरोजन यानी एक घाव बोल सकते हैं, एक अपन बोल सकते हैं वुंड बोल सकते हैं। अगर वो स्टोमक की लाइनिंग के अंदर देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है, पेप्टिक अल्सर कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें तो पेप्टिक अल्सर होता है जो है वो स्टोमक की डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर जो ब्रेकडाउन है वो देखने को मिलता है, और जो है अपन बोल सकते हैं कि वुंड है जो देखने को मिलता है, तो उसे पेप्टिक अल्सर का डिजीज़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स की। अब जो फर्स्ट टाइप होगा, मतलब टाइप्स की अपन बात करें तो जो फर्स्ट टाइप होगा वो गैस्ट्रिक अल्सर, इसके बाद में ड्यूडेनल अल्सर, इसके बाद में इसोफेजियल अल्सर। तो सबसे पहले बात करें कि गैस्ट्रिक अल्सर होता क्या है। तो गैस्ट्रिक अल्सर उसे बोलते हैं जो स्टोमक के अंदर अगर इरोजन या अपन बोल सकते हैं जो वुंड है वो देखने को मिलता है, या जो लाइनिंग ब्रेकडाउन होती है अगर वो स्टोमक के अंदर देखने को मिलती है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर कंसिडर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें ड्यूडेनल अल्सर। जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो ड्यूडेनम जो पार्ट होता है, अब जो ड्यूडेनम पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है उसे ड्यूडेनम कहा जाता है, और उसके अंदर अगर जो है बोल सकते हैं अपन अल्सर देखने को मिलता है तो वो ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन तीसरे टाइप की बात करेंगे इसोफेजियल अल्सर। अब जो इसोफेगस होती है उसके अंदर अगर ब्रेकडाउन या लाइनिंग के अंदर जो ब्रेकडाउन या अपन बोल सकते हैं वुंड जो है देखने को मिलता है तो वो इसोफेजियल अल्सर माना जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो पेप्टिक अल्सर होता है वो 3 टाइप का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और इसोफेजियल अल्सर। अगर गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो अगर स्टोमक के अंदर अल्सर देखने को मिलता है तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में ड्यूडेनम के अंदर अगर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है उसके अंदर अगर अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो उसे ड्यूडेनल अल्सर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसोफेजियल अल्सर। इसोफेजियल अल्सर के अंदर जो इसोफेगस होती है, जो
मतलब जीआईटी का जो ईसोफेगस पार्ट होता है उसके अंदर अगर अल्सर देखने को मिलता है तो उसे ईसोफेजियल अल्सर माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो टाइप्स के बाद में साइन सिम्टम्स कि जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके कौन कौन से साइन सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें साइन सिम्टम्स की तो बर्निंग एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो एब्डोमन के अंदर यानी जो अपना स्टोमक होता है, जो एब्डोमन होता है उसके अंदर जो जलन अपन को देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन जो स्टोमक का जो एपिगैस्ट्रिक पार्ट होता है उसके अंदर अगर पेन देखने को मिलता है तो वो जो है अपन बोल सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर का एक कोज हो सकता है, एक साइन सिम्टम्स अपन बोल सकते हैं। सॉरी, कोज का नाम आ गया, साइन सिम्टम्स उसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिस्पनिया एंड इंडाइजेशन, सॉरी डिस्पेप्सिया एंड इंडाइजेशन। अब डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन होता है क्या है, तो जो डिस्पेप्सिया होता है उसके अंदर होता है क्या है कि जैसे अपन भी कोई भी ड्रिंकिंग या ईटिंग करते हैं, यानी आफ्टर फूड इनटेक के बाद में अगर अपर एब्डोमिनल के अंदर जो है डिस्कम्फर्ट या पेन देखने को मिलता है तो वो डिस्पेप्सिया के अंदर इंक्लूड होता है। तो जो डिस्पेप्सिया और या इंडाइजेशन जो होता है वो पेप्टिक अल्सर का साइन सिम्टम्स मान सकते हैं, क्योंकि एक जीआईटी का डिसऑर्डर होता है डिस्पेप्सिया। इसके बाद में नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी जो अपने को नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। नोजिया का मतलब कि मतलब अपने को जो है जी घबराना जो है जैसी कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अनइवेंचुअल वेट लॉस या इंटेंशनल वेट लॉस। अब इन अनइंटेंशनल वेट लॉस का मतलब हो गया जैसे अपने को पता ही ना चले और अपना वेट एकदम से कम हो जाए, जिसका कोई मतलब ही ना निकले, अपने को पता ही ना चले कि अपना वेट किस कारण से कम हुआ है, तो अचानक से किसी का वेट लॉस हो जाए तो वो भी एक जो है डाइजेशन इश्यू हो सकता है और जो पेप्टिक अल्सर का है जो साइन सिम्टम्स हो सकता है। नेक्स्ट अपने को बात करें तो ब्लीडिंग अपने को देखने को मिल सकती है पेप्टिक अल्सर के अंदर। तो ये साइन सिम्टम्स थे पेप्टिक अल्सर के। तो बर्निंग एब्डोमिनल पेन का मतलब हो गया कि जो है पेट के अंदर या स्टोमक के अंदर अपने को जलन महसूस हो सकती है। इसके बाद में एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर अगर पेन होता है तो वो एपिगैस्ट्रिक पेन माना जाता है। इसके अलावा डिस्पेप्सिया एंड इंडाइजेशन, जो इंडाइजेशन है वो देखने को मिल सकता है और डिस्कम्फर्ट या पेन जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अनइंटेंशनल वेट लॉस, मतलब जिसका अपने को कोई इंटेंस ही ना हो, कोई पता ही ना चले, उसके कारण अगर वेट लॉस होता है, अचानक से सडनली वेट लॉस होता है, तो वो है जो पेप्टिक अल्सर के अंदर माना जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग है जो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइन सिम्टम्स के बाद में कोज की बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कोज होते हैं जो पेप्टिक अल्सर का कारण बनते हैं। कोज या ईटियोलॉजी है जो आपको पूछ सकता है, वो ईटियोलॉजी के नाम से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि पेप्टिक अल्सर की ईटियोलॉजी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले कोज की मैं बात करूं तो फर्स्ट कोज होगा अपना एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अब एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो क्या करता है कि स्टोमक के अंदर अपने को कोई भी डिजीज़ है जो अकर करता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टोमक के अंदर अल्सर बोल सकते हैं या पेप्टिक अल्सर बोल सकते हैं, कैंसर है जो है देखने को मिल सकता है। इसके बाद में दूसरे कोज की बात मैं करूं तो यूज ऑफ नसेड्स, यानी कि जो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज अपन ज़्यादा करते हैं तो वो पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्मोकिंग, यानी कोई पर्सन स्मोकिंग एक्सेसिव स्मोकिंग या करता है तो उसके अंदर भी अपने को जो पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एल्कोहल यूज, यानी कोई पर्सन एल्कोहल का यूज करता है, एल्कोहल का यूज करता है तो वो पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस और डाइट, यानी कोई पर्सन रेगुलर स्ट्रेस में रहता है या एक्सेसिव स्ट्रेस में रहता है तो वो पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकता है।
क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि डाइजेशन इश्यू हो सकता है और जो है पेप्टिक अल्सर या अल्सर फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे एजिंग के अंदर क्या होता है कि एक जो एज होती है कोई पर्सन की, उस पर्सन के एज के बाद में है जो ज़्यादा डिजीज होने की जो है संभावना रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री। अब कोई पास्ट फैमिली हिस्ट्री होती है कि किसी पर्सन के अंदर फैमिली के अंदर जो है पास्ट पहले कोई अल्सर या कोई भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती है, उसके कारण अगर अल्सर होता है तो वो जो है अपने फ्यूचर के अंदर भी जो उसकी जो चिल्ड्रंस या उसका जो मतलब होता है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। यानी कि किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री भी है जो पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कौन कौन से कोज होते हैं जो पेप्टिक अल्सर का कारण बनते हैं। अब इसके अंदर जो मेन कोज होता है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, जो क्या करता है कि स्टोमक के अंदर अल्सर फॉर्मेशन या बोल सकते हैं वुंड फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। इसके अलावा ये रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, जैसे एजिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, अल्कोहल यूज हो गया, स्मोकिंग हो गया, जो है ये रिस्क फैक्टर के अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कोजेज की कि पेप्टिक अल्सर के कौन कौन से कोज होते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की कि कौन कौन से अगर पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो कौन कौन से अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट उस पर्सन के अंदर या उस पेशेंट के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी होता क्या है, तो एंडोस्कोपी के अंदर अपन बोल सकते हैं कि जो ये प्रोसीजर होता है वो एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो अपन बोल सकते हैं बॉडी के अंदर एक नॉर्मल सा जो है वुंड किया जाता है या नॉर्मल सा एक इन्वेजिव किया जाता है। उसके द्वारा क्या होता है कि जो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जो अपर जीआईटी पार्ट के जो ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है एग्जामिनेशन किया जाता है। अब अपर पार्ट में कौन कौन से आते हैं वो आपको पता होगा कि जैसे ईसोफेगस के अंदर कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा बोल सकते हैं अपन स्टोमक के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन, जैसे ये पेप्टिक अल्सर हो गया, तो उसका जो है एग्जामिनेशन करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन कर सकते हैं ड्यूडेनम के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी अपन ने इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एंडोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि अपर पार्ट का जो जीआईटी ऑर्गन होते हैं, अपर पार्ट जो जीआईटी ऑर्गन होते हैं उनका एग्जामिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट, अपन ब्लड टेस्ट भी बोल सकते हैं और सीबीसी भी इसको बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ब्लड टेस्ट के अंदर या सीबीसी के अंदर क्या होता है कि जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है उनका काउंट किया जाता है कि नॉर्मल पेशेंट के अंदर कितना है। इसके अलावा नॉर्मल जो पर्सन है उसके अंदर कितना होता है। इसके बाद में अपन बोल सकते हैं एच पाइलोरी टेस्ट। एच पाइलोरी टेस्ट के अंदर जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उसका कन्फर्मेशन टेस्ट होता है कि प्रेजेंट है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए एच पाइलोरी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद में यूएसजी अल्ट्रासाउंड को अपन यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या करते हैं कि जैसे स्टोमक की जो है एक्सरे लिया जाता है और जो उसकी सीवियरिटी को अपन बोल सकते हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स को है जो अफेक्ट कर चुका है उसका पता लगाने के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा बायोप्सी, जो टिश्यू बायोप्सी होती है। अब बायोप्सी होता क्या है, तो बायोप्सी के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी सेल्स या इन्फेक्टेड सेल्स या टिश्यू जो होते हैं उनका सैंपल लिया जाता है और उनको टेस्ट या एग्जामिन किया जाता है और जो डिजीज है उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा एलएफटी के अंदर अपन लीवर फंक्शन टेस्ट का यूज या बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो लीवर की फंक्शनिंग है उसका टेस्ट किया जाता है कि लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पेप्टिक अल्सर के कारण कौन कौन सा अफेक्ट हुआ है जो लीवर का पार्ट है वो। इसके अलावा एक्सरे का अपन यूज
कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक्सरे का अपन पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अंदर जो मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो एंडोस्कोपी, इसके अलावा एच पाइलोरी टेस्ट और इसके अलावा यूएसजी जो है इसका अपन यूज कर सकते हैं। आपको इन तीनों का तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में मैनेजमेंट की, कि जो पेप्टिक अल्सर होता है उसका कौन कौन सा मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैनेजमेंट जो होता है वो 3 टाइप से लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है मेडिकल मैनेजमेंट, कि जो कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट या कौन कौन सी जो ड्रग्स होती हैं उनका अपन यूज कर सकते हैं, या कौन कौन सा जो मैनेजमेंट है उसको दे सकते हैं। तो मेनली 3 टाइप से लिखा जाता है किसी भी डिजीज़ का मैनेजमेंट। तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर के मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो इरिडिकेटिंग एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यानी कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन अगर पेशेंट के अंदर अवेलेबल है या प्रेजेंट है तो उसको इरिडिकेट करेंगे, मतलब उसको सबसे पहले दूर करेंगे। उससे क्या होगा कि जो सीवियरिटी है पेप्टिक अल्सर की वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और जो पेशेंट है वो रिलीफ मिलेगा। इसके बाद में रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड। अब होता है क्या है कि जो पेशेंट है उसके अंदर अगर गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है पेप्टिक अल्सर के दौरान, जो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड की जो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करेंगे। इसके बाद में प्रोटेक्ट स्टोमक लाइनिंग। अब आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर के अंदर जो है स्टोमक की लाइनिंग का जो ब्रेकडाउन होता है वो देखने को मिलता है। तो इस ड्यूरिंग क्या करेंगे, जो पेप्टिक अल्सर के दौरान जो स्टोमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे क्या हो कि स्टोमक की जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन ना हो और जो पेप्टिक अल्सर के अंदर पेशेंट को रिलीफ मिले। इसके बाद में रिड्यूसिंग नसेट्स यूज। अब जो पेशेंट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स का यूज कर रहा है तो उन्हें कम करेंगे, उनका जो यूजेज है वो ड्रग्स का जो है यूज वो कम करवाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे यूज पीपीआई, जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है उनका यूज कम करेंगे, उनका यूज बढ़ाएंगे या उनका यूज करेंगे, जिससे क्या हो कि पेप्टिक अल्सर की जो सीवियरिटी है वो कम हो। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यूज ऑफ एंटा एसिड, यानी जो एंटा एसिड है उनका यूज करेंगे। अब एंटा एसिड क्या करते हैं, जो एसिडिटी है पेशेंट के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं, जो एसिड सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में अपन कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि अगर पेप्टिक अल्सर सीवियरिटी के अंदर चला जाता है या क्रोनिक कंडीशन बन जाता है तो मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा उसको सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिले। तो सबसे पहले बात करूँ सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे वेगोटोमी। अब वेगोटोमी होता है क्या है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो वेगोटोमी होता है, अगर सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे वेगस जो नर्व होती है स्टोमक की, अब वेगस नर्व क्या करती है, जो स्टोमक एसिड होता है उसका सिक्रेशन करती है। तो जो वेगोटोमी होता है उसके अंदर वेगस नर्व की कटिंग की जाती है, यानी कि जो वेगस नर्व होती है स्टोमक की उसको काट दिया जाता है या हटा दिया जाता है। जिससे होता क्या है कि जो पेप्टिक अल्सर के दौरान अगर एसिड का जो मात्रा है वो अगर बढ़ जाता है तो उसको रिड्यूस किया जाता है या उसे कंट्रोल किया जाता है इस प्रोसीजर के द्वारा। इसके अलावा ड्रेनेज प्रोसीजर का मतलब हो गया है कि इस प्रोसीजर के द्वारा अपन जो स्टोमक के अंदर एसिड अपन बोल सकते हैं या जो भी लिक्विड अपन बढ़ जाता है
उसका जो है ड्रेनेज किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ एनी फ्लूइड बोल सकते हैं अपन, या एनी पार्ट तो क्या बोलेंगे, लेकिन जो कोई भी फ्लूइड अगर स्टोमक के अंदर हो जाता है तो उसे बाहर की तरफ निकाला जाता है, तो उसे अपन बोल सकते हैं ड्रेनेज प्रोसीजर बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पाइलोरोप्लास्टी। अब पाइलोरोप्लास्टी होता क्या, तो पाइलोरोप्लास्टी जो पाइलोरस पार्ट होता है, जो स्टोमक का एंडिंग पार्ट होता है, उसके अंदर जो है स्पेस को बढ़ाया जाता है, उसका जो है कटिंग की जाती है, या अपन बोल सकते हैं उसे वाइडनिंग किया जाता है उसका, जिससे क्या हो कि स्टोमक कंटेंट है वो इजीली जो है मूवेबल हो, या अपन बोल सकते हैं इजीली जो है स्टोमक एम्प्टी हो सके, तो उसके लिए पाइलोरोप्लास्टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। अब गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी क्या होता है कि एक ये भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उसके अंदर क्या होता है, स्टोमक और जो जेजुनम होती है उसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बाईपासिंग होती है किसके ड्यूरेशन में, या जो है अपन बोल सकते हैं ड्यूडेनम के बाईपासिंग की जाती है, जिससे क्या होता है कि स्टोमक और जो जेजुनम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जेजुनम, उसका डायरेक्ट कनेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल जो गैस्ट्रेक्टोमी होता है उसके अंदर क्या होता है, जो स्टोमक का गैस्ट्रिक पार्ट होता है उसका रिमूवल किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि पेप्टिक अल्सर का कौन कौन सा अपन सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब आपको सर्जिकल मैनेजमेंट का ध्यान स्पेशली रखना है किसी भी डिजीज़ का, क्योंकि ये जो है शॉर्ट नोट्स के अंदर भी पूछ सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर कि वेगेटोमी क्या होता है, इसके अलावा पाइलोरोप्लास्टी होता क्या है, किस में यूज किया जाता है, या कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो वेगेटोमी होता है जो वेगस नर्व होती है, जो अपन बोल सकते हैं कि स्टोमक के अंदर एसिड का जो सिक्रेशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए जो वेगस नर्व होती है उसको काट के और बांध दिया जाता है, या कटिंग करके उसको जो है वायर से बांध दिया जाता है, या जिससे क्या हो कि स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो कम हो जाए। इसके बाद में पाइलोरोप्लास्टी, जो पाइलोरस पार्ट होता है उसकी जो है वाइडनिंग की जाती है, जिससे क्या हो कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट या जो स्टोमक का जो कंटेंट होता है वो इजीली मूवेबल हो। इसके अलावा गैस्ट्रो जो जेजुस्टोनोमी होती है उसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन किया जाता है, जो जेजुनम और जो स्टोमक होता है वो ड्यूडोनम से बाईपास करके एक डायरेक्ट कनेक्शन किया जाता है दोनों का। इसके अलावा पार्शियल जो गैस्ट्रेक्टोमी होती है उसके द्वारा क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक पार्ट होता है स्टोमक का उसे रिमूव किया जाता है। ये होता है इसलिए कि अगर सीवियरिटी के अंदर कोई कंडीशन हो जाती है तो इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ड्रेनेज जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर जो स्टोमक कंटेंट होता है उसे बाहर की तरफ निकाला जाता है, ड्रेनेज किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट का अपन जो है पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग असेसमेंट की, यानी कि जो नॉर्मल नर्सिंग असेसमेंट होता है वो अपन करेंगे, जैसे वाइटल साइन का अपन कर सकते हैं। इसके अलावा टीपीआर अपन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट का कंडीशन अपन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा रिलीविंग पेन, यानी कि अगर पेशेंट को सीवियर पेन है तो उन्हें पेन रिलीविंग ड्रग्स का यूज करके या प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा कर जो है पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा प्रमोटिंग हीलिंग, यानी कि अगर पेशेंट के अंदर कोई वुंड है या कोई भी सीवियर कंडीशन में है तो उसे प्रमोट करेंगे, जो उसकी वुंड हीलिंग है या कोई भी जो है डिजीज, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सही करवा कर या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा कर पेशेंट को जो पहले वाली कंडीशन में लाने का ट्राई करेंगे। इसके अलावा प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, अगर पेप्टिक अल्सर के कारण
कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है तो उसे प्रिवेंट करवाएंगे उस कॉम्प्लिकेशन से। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो मेडिकेशन है पेशेंट के अंदर जो देखने को यूज करने के लिए एक फिजिशियन ने अपने को जो है प्रोवाइड करवाई है, तो उसे पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेड करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल है उसे मॉडिफाई करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों का यूज करना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे पेशेंट को यूज बोलेंगे कि एक तो स्पाइसी जो फूड होता है, स्पाइसी जो फूड होता है उसे अवॉइड करना है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करेंगे या उसे बोल सकते हैं कि स्मोकिंग सिसेशन, यानी कि उसको स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए अपन जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद में अवॉइडिंग नशेड्स, यानी पेशेंट जो है अगर नशेड्स का यूज करता है तो उसे अवॉइड करवाएंगे। इसके अलावा पेशेंट को जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये एक नर्स का काम होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि पेप्टिक अल्सर होता है क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके साइन सिम्टम्स क्या है, इसके अलावा क्या कोज होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है, क्या सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।